हिंद नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो वीडियो है क्लास 10th की मैथ्स के लिए चैप्टर 3 का पार्ट 17 है, जिसमें हम दोस्तों इसके 3.5 जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने एक्सरसाइज 3.4 तक इसके वीडियो है जो अपलोड कर दिए हैं। तो अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जहां पर क्लिक करके सभी वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों इसमें 3.5 एक्सरसाइज है, उसका पहला क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका पहला क्वेश्चन है उसमें हमें 3 से 4 पॉइंट दिए गए हैं और सभी पॉइंट में हमें इक्वेशन दिए गए हैं जो दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म है। अब यहाँ पर देखिए जो समीकरण युग्म है उन्हें हमें पहले तो पहचान करनी है कि इनका कोई अद्वितीय हल है या नहीं है। तो हल अद्वितीय होता है तब हमें वहां पर इसे वज्र गुणन विधि से हल करना, यानी कि x और y चर के मान ज्ञात करने। अगर हल यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से है कि जो रेखाएं समांतर हो रही है या संपाती हो रही है, तो वहां पर उस स्थिति में हमें हल ज्ञात नहीं करना है। तो यहाँ पर जब समीकरणों का निकाय संगत होगा और जो हल है अद्वितीय यानी कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, तो वहां पर हम समीकरणों को हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट लेते हैं और उसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो हमें समीकरण युग्म दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से, x - 3y - 3 बराबर 0, 3x - 9y - 2 बराबर 0। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इनका कोई हल है या नहीं है। तो एक ही हल या हम कहें अद्वितीय हल किस स्थिति में होगा, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। कोई भी हल कब नहीं निकलेगा, जब रेखाएं समांतर होगी। और अनेक हल कौन सी स्थिति में होंगे, जब रेखाएं संपाती होगी। और संपाती समांतर प्रतिच्छेद कब होती है ये भी हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमें इक्वेशन दी गई रहती है जैसे इस प्रकार से हमें दी गई है, तो यहाँ पर दोस्तों हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों के मान ज्ञात करते हैं और तीनों की स्थितियां देखते हैं। तो यहाँ पर इनकी तुलना हम व्यापक रूप से करते हैं। व्यापक रूप से अगर करेंगे तो देखिए a1 क्या होगा, जो x का गुणांक होता है पहले समीकरण के लिए, ये हमारा पहला समीकरण है, ये दूसरा है मान लीजिए, ठीक है। तो a1 यहाँ पर देखिए x का गुणांक 1 है। यहाँ पर b1 हम देखें तो y का गुणांक देखेंगे -3 है। और यहाँ पर c1 हम देखें तो c1 भी -3 है। अब यहाँ पर हम a2 ज्ञात कर लेते हैं। a2 देखिए x का गुणांक 3 है दूसरे समीकरण के लिए। अब यहाँ पर हम b2 देखेंगे, b2 यहाँ पर क्या होगा, y का गुणांक जो -9 है। और c2 यहाँ पर हम देखें तो यह है -2। अब यहाँ पर देखिए जब निकाय हम देखते हैं तो वहां पर हम तुलना करते हैं a1 बटे a2 से, और इसकी तुलना करते हैं b1 बटे b2 से, और इसकी तुलना हम करते हैं c1 बटे c2 से। अब देखिए क्या स्थितियां यहाँ पर बन रही है। यहाँ पर देखिए a1 a2 के मान हम रखते हैं तो a1 है हमारे पास 1, a2 है 3, और यहाँ पर देखिए b1 बटे b2 है -3 b1 है और b2 है -9। इसे आप सरल कर सकते हैं। देखिए एक माइनस से माइनस को हटा देते हैं, 3 का भाग 3 में एक बार, 9 में जाएगा 3 बार, यानी कि 1/3। और यहाँ पर भी कितना है 1/3। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, यानी कि a1 बटे a2 बराबर हो रहा है b1 बटे b2 के। अब c1 बटे c2 का मान हम देखें तो -3 बटे -2 है। माइनस से माइनस कटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 3/2 जो इसके इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये इसके बराबर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये स्थिति हमारे पास आ रही है कि a1 बटे a2 बराबर हो रहा है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो इस स्थिति में जो दिए गए समीकरण है उनका कोई हल नहीं होगा। और यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर जो रेखाएं हैं वह समांतर रेखाएं होगी, निकाय भी असंगत होगा। तो जब कोई हल नहीं निकल रहा है तो उसे हमें हल नहीं करना है। ये क्वेश्चन हमें यहीं तक सोल्व करना है। आगे हमें यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर रेखाएं समांतर है, अतः समीकरण का कोई हल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सेकेंड पॉइंट हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है कुछ इस प्रकार से हमें दिया गया है। दो इक्वेशन इसमें हमें दिए गए हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये चेक करना है कि इसका हल एक ही है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे व्यापक रूप में बदल लेते हैं। किस तरीके से, देखिए व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर होता है 0 के, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर होता है 0 के। लेकिन ये इस रूप में नहीं है तो इन्हें पहले चेंज करते हैं। किस तरीके से, पहले समीकरण को देखिए इस तरीके से हम लिखेंगे 2x प्लस y, 5 को इधर लेके आएंगे तो -5 बराबर 0 होगा। इसे भी इस तरीके से लिखेंगे 3x प्लस 2y, -8 होंगे क्योंकि 8 को इधर लेके आएंगे बराबर 0। अब हम कह सकते हैं समीकरण 1 ये है, 2 ये है, क्योंकि इसे हमने व्यापक रूप में बदल दिया। अब यहाँ पर हमें तुलना करनी होती है a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की। तो यहाँ पर मैं सीधा मान रख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। यहाँ पर आपको a1 b1 c1 के मान निकालने। देखिए मान मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a1 यहाँ पर 2 है, b1 यहाँ पर 1 है, क्योंकि y का गुणांक कोई नहीं है तो 1 लिखेंगे। यहाँ पर होगा -5। a2 की बात हम करें तो a2 यहाँ पर क्या होगा, x का गुणांक 3 है। b2 यहाँ पर हम देखें तो b2 क्या होगा, जो y का गुणांक है जो 2 है।
और C2 यहाँ पर क्या होगा जो माइनस के 8 है। इस तरीके से हमने मान ज्ञात कर लिए तीनों के, जो इसके गुणांक है। अब यहाँ पर हम तुलना करते हैं A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 से। ठीक है, तो देखिए यहीं बराबर में हम तुलना कर लेते हैं। A1 बटे A2 हम क्या लिखेंगे, 2 बटे 3 हम लिखेंगे। इसके बाद में B1 बटे B2 हम यहाँ पर लिखें तो ये होगा 1 बटे 2। C1 बटे C2 हम लिखें तो माइनस के 5 बटे माइनस के 8। तो हम देख सकते हैं कि तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है। यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो यहाँ पर निकाय का क्या होगा, जो समीकरण हमें दिया गया है उसका एक ही हल होगा, या हम कह सकते हैं कि एक अद्वितीय हल होगा। तो एक अद्वितीय हल की स्थिति में हमें यहाँ पर समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल करना होता है। तो अब क्वेश्चन को आगे भी हमें सोल्व करना होगा। यहाँ पर जो 2 समीकरण हमें दिए गए थे उनसे हमें वज्र गुणन विधि से दोनों चरों का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक ही हल की स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, निकाय संगत होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो 2 समीकरण हमने बनाए हैं इनसे हम वज्र गुणन विधि से इनका जो चर है उनका मान ज्ञात करते हैं। तो इतना तो हमें फिर से करने की आवश्यकता नहीं है, इतना हम फिर से लिखेंगे। अब हम वज्र गुणन विधि से इन्हें हल करेंगे, तो यहाँ पर वज्र गुणन विधि से हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए वज्र गुणन विधि क्या होती है। जैसा कि बेसिक कंसेप्ट में हमने समझा था कि यहाँ पर किस तरीके से हम लिखते हैं, अक्स को लिखते हैं, इसके बटे में मान चलेंगे, बराबर ये होगा y के बटे में मान चलेंगे, बराबर 1 के बटे में हम मान लिखेंगे। ठीक है, तो अक्स का मान यहाँ पर हम रखते हैं। तो देखिए जो यहाँ पर व्यापक रूप होता है उसी से इसका फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, सीधा आप कर सकते हैं। किस तरीके से, अक्स वाला पद यहाँ पर हमने लिखा है तो अक्स के गुणांक हम छोड़ देंगे, आगे के लिखेंगे। तो आगे के गुणांक है B1 B2 और C1 C2। ठीक है, इसके बाद में देखिए हम यहाँ पर दोस्तों y लिख रहे हैं तो y के गुणांक छोड़ दीजिए, जो B1 B2 है आगे के लिख दीजिए। यहाँ पर है C1 C2 और इधर से हम देखें तो A1 A2 शेष रह जाते हैं, तो A1 A2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अचर पद C ले रहे हैं तो C वाले गुणांक हमें छोड़ देने हैं, बाकी के 2 लिख देने हैं, जो यहाँ पर है A1 A2 और B1 B2। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इतना करने के बाद में देखिए इनका वज्र गुणा कराते हैं और घटा देते हैं। मतलब B1 का गुणा C2 से माइनस कर देंगे B2 गुणा C1। ठीक है, और यहीं पर भी C1 का गुणा A2 से और A1 का गुणा C2 से घटा देते हैं। यहाँ पर भी A1 का गुणा B2 से, B1 का गुणा A2 से और घटा देंगे। ठीक है, और बाद में 3 स्थितियां बनेगी। पहली स्थिति यह है, दूसरी स्थिति यह है और तीसरी स्थिति यह है। तो पहली स्थिति को तीसरी स्थिति को इक्वल रखेंगे, दूसरी को तीसरी के इक्वल रखेंगे और x और y के मान हम ज्ञात कर लेंगे। चलिए आगे इसे करते हैं, इसके मान हम यहाँ पर रखते हैं और इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए हम मान रखते हैं, तो मान किस तरीके से रखेंगे। x वाले में देखिए क्या है, B1 B2 है, तो यहाँ से B1 1 है, यहाँ पर मैं 1 रख देता हूँ, B2 यहाँ पर 2 रख देता हूँ। ठीक है, C1 C2 है तो C1 माइनस के 5 है, C2 माइनस के 8 है। इस तरीके से हमने रखा। y का भी हम रख देते हैं, तो y के लिए क्या आएगा देखिए, C1 C2 क्या है, माइनस के 5 है, माइनस के 8 है, और आगे A1 A2 तो ये है A1 2 है, A2 कितना है 3 है। इसी प्रकार से A के बटे में हम मान रख लेते हैं, तो A के बटे में मान क्या होगा देखिए, A1 A2 यहाँ पर हमारा है 2 और 3 और B1 B2 है 1 और 2, तो यहाँ पर मैंने मान रखा। अब यहाँ पर हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, अब हमें क्या करना है, इसका गुणा करा के इसमें से ये हमें घटाना है, तो हम सीधा कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से हमें वज्र गुणा कराना है। 1 का गुणा 8 से कराना है, 2 का गुणा -5 से कराना है, जो यहाँ से आ रहा है उसमें से ये घटा देंगे। इसी तरीके से दोस्तों हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहले आप अगर इसका गुणा करा रहे हैं तो सभी में इसी का पहले गुणा कराना है, बाद में संख्याएं घटानी है। अब इसका गुणा इससे कराएंगे, इसका गुणा इससे कराएंगे। देखिए किस तरीके से होगा, x के बटे में क्या आएगा, 1 का गुणा -8 से कराएंगे, माइनस के 8। अब हमें घटाना होता है तो घटाएंगे, -5 का गुणा 2 से कराएंगे, माइनस के 10, तो इसे हम ब्रैकेट में रख देंगे। ठीक है, आगे चलेंगे y के लिए। तो y में देखिए क्या होगा, -5 का गुणा 3 से माइनस के 15, माइनस यानी घटाना है हमें। 8 का गुणा 2 से कराएंगे 16 होंगे माइनस के, तो माइनस के 16 ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 के बटे में हम देखते हैं तो क्या आएगा, 2 का गुणा 2 से 4 और माइनस 3 का गुणा 1 से 3। अब इसे हम और सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, x बटे देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, यानी प्लस के 10 होंगे, माइनस के 8 होंगे, तो कितना बचेगा, प्लस के 2। बराबर में देखिए y का मान है 16 प्लस के हो जाएंगे, 15 माइनस के हैं तो प्लस का 1 बचेगा। यहाँ पर हम देखें तो 1 बटे 4 में से 3 घटेंगे, 1 बचेगा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 स्थितियां, पहली स्थिति ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें क्या करना होता है,
जो पहली स्थिति है और तीसरी स्थिति है उससे हम देखेंगे तो लिखेंगे पहली व तीसरी स्थिति से। पहली और तीसरी स्थिति हम देखें तो पहली x/2, तीसरी क्या इसके बराबर है 1/1, यानी कि 2 का गुणा 1 से होगा, x का गुणा 1 से होगा, यानी x का मान कितना आएगा, यहाँ से 2 आएगा। ठीक है, दूसरी और तीसरी स्थिति की तुलना हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, y/1 है बराबर है 1/1 है, तो y का गुणा 1 से y, 1 का गुणा 1 से 1, यानी कि y का मान 1 आ रहा है, x का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन वज्र गुणन विधि से हम हल करेंगे और इसी तरीके से दोस्तों इसका मेथड चलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 पॉइंट हमने इसके सोल्व कर दिए हैं, अगला पॉइंट हम इसका सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमें समीकरण दिए गए हैं, 2 समीकरण कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले तो व्यापक रूप से तुलना करके इन्हें हम दोस्तों व्यापक रूप में बदल देते हैं। देखिए 3x - 5y बराबर 20 है, तो 20 को इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पर होगा 3x - 5y, 20 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसे भी इस तरीके से लिखेंगे तो 6x - 10y -40 बराबर होगा 0 के। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, ये सेकंड है। तुलना सीधी हम कर देते हैं पहले कि यहाँ पर जो हल है वह एक ही हल है या अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनेक हल है। तो यहाँ पर हम तुलना करते हैं, देखिए a1/a2 से करेंगे b1/b2 की, और यहाँ पर हम करेंगे c1/c2 की। देखिए किस तरीके से, a1/a2 3/6 हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर b1/b2 -5/-10, तो -5/-10, c1/c2 हम देखें तो -20/-40। यहाँ पर देखिए संख्याएं कट रही है तो कटा देते हैं, 3 का भाग 3 में 1 बार, 6 में 2 बार, 5 का भाग 5 में 1 बार, 10 में 2 बार, यहाँ पर माइनस से माइनस कटेगा, 20 का भाग 20 में 1 बार, 40 में 2 बार, तो यहाँ पर माइनस से माइनस, यानी कि हम कह सकते हैं कि तीनों यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं, तीनों बराबर हैं। तो यहाँ पर स्थिति बन रही है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ पर देखिए तीनों चीजें मैं आपको बता देता हूँ, रेखाएं जो है वह संपाती होगी। यहाँ पर दोस्तों हल है जो अनेक हल होंगे, या हम कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, और निकाय यहाँ पर संगत होता है। लेकिन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जब अद्वितीय हल की स्थिति होती है तभी हमें क्वेश्चन को आगे हल करना है वज्र गुणन विधि से, और 2 स्थितियां जब बनती है, जब अनेक हल होते हैं या कोई हल नहीं होता है, तो हमें नहीं ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमें यहीं तक करना, और अंतिम में हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर स्थिति इस प्रकार से है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, अतः यहाँ पर अनेक हल होंगे समीकरणों के, और यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को यहीं तक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला पॉइंट हम सोल्व करते हैं। पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें इस तरीके से 2 इक्वेशन दिए गए हैं, पहला ये है, दूसरा ये है। तो सबसे पहले तो हमें तुलना करके देखना होगा कि यहाँ पर हल है जो अनेक हल है, अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है। तो इसके लिए हम तुलना करेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या इसमें बराबर आता है। a1/a2 हम लिखें तो हम लिख सकते हैं x का गुणांक 1 है तो 1/3, यहाँ पर b1/b2 हम लिखें तो -3/-3, और c1/c2 हम लिखें तो -7/-15। देखिए दोनों को कटा देते हैं, यहाँ पर ये भी कटेगा। अब यहाँ पर 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 1/3 यहाँ पर आया है, 1 यहाँ पर है, 7/15 यहाँ पर है, तो तीनों ही इक्वल नहीं है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमें समीकरण दिए गए हैं उनका एक ही हल है, क्योंकि तीनों बराबर नहीं है, रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक ही हल है, या हम कह सकते हैं कि अद्वितीय हल है। और अद्वितीय हल की स्थिति में समीकरणों को हमें वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो चलिए वज्र गुणन विधि से हम आगे से हल करते हैं। तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 सभी के मान चाहिए। तो a1 देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, b1 यहाँ पर क्या है -3 है, और c1 यहाँ पर क्या है -7 है। a2 हम यहाँ पर देखें तो a2 3 है, b2 यहाँ पर देखें तो -3 है, और c2 यहाँ पर हम देखें तो -15 है। तो तीनों के मान हमने लिख दिए। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, x के लिए लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं b1 b2 और यहाँ पर c1 c2, इनका हम वज्र गुणा कराते हैं और घटा देते हैं। इसी तरीके से y के लिए हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, c1 c2 और यहाँ पर a1 a2। ठीक है, क्योंकि इसके गुणांक हम छोड़ देते हैं, इसका भी वज्र गुणा हम करा देते हैं और घटा देते हैं। a के लिए हम देखते हैं तो 1/, यहाँ पर c वाले छोड़ देते हैं, a1 a2 और b1 b2, इनका भी हम वज्र गुणा करा के घटा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। चलिए सबके मान रखते हैं। तो अक्स यहाँ पर देखिए b1 b2 है, क्या है, -3 तो -3 c1 c2 है जो है -7 -15, तो -7 -15, इनका हम तिरछा गुणा कराएंगे और घटा देंगे।
यहाँ पर भी देखिए y के लिए इसी तरीके से होगा, C1 C2 हम लिखेंगे माइनस के 7 माइनस के 15 और A1 A2 है तो 1 और 3, ठीक है। इनका भी वज्र गुणा कराएंगे और घटा देंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है, पहले इसका गुणा करा रहे हैं तो सभी में इसका ही गुणा कराना है। अगर इसका इसमें करा रहे हैं, इधर से ये गुणा करा रहे हैं तो चिन्हों में आपके डिफरेंस आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए 1/A1 A2 है तो A1 A2 हमारा क्या है, 1 और 3 है। B1 B2 हमारा क्या है, -3 है। तो इसका गुणा हम करा रहे हैं, पहले इसका कराएंगे, इसमें से ये घटा देंगे गुणा कराएंगे। चलिए यहाँ पर आगे हम लिखते हैं, तो देखिए अक्स के बटे में क्या आएगा, -3 का गुणा -15 से होगा तो 15 का गुणा 3 से 45, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर हम 45 लिखेंगे। इसमें से हमें घटाना होता है तिरछा गुणा करा के, तो 7 का गुणा 3 से कराएंगे 21 होगा, माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा तो सीधा हम यहाँ पर 21 लिख सकते हैं। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं, तो देखिए y के बटे में क्या आएगा, माइनस के 7 और प्लस के 3 है, यहाँ हमें ध्यान रखना है 7 का गुणा 3 से 21 होगा, लेकिन ये माइनस का होगा क्योंकि माइनस प्लस गुणा होकर माइनस होता है। अब यहाँ पर देखिए माइनस के 15 का गुणा 1 से कराएंगे, माइनस के 15 होंगे, लेकिन यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो माइनस के 15 माइनस का ये चिन्ह होके क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस के कितने आएंगे 15। अब यहाँ पर देखिए a का गुणा -3 से कराएंगे माइनस के 3 होंगे, 3 का गुणा -3 से कराएंगे माइनस के 9 होंगे। यहाँ पर हम माइनस करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस के 9 पहले से हैं। अब इसे हम आगे लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए अक्स के बटे में कितना आएगा, 45 में से हम 21 घटा देते हैं तो 24 बचेंगे। तो यहाँ पर तो हमारा मान हो जाएगा अक्स बटे 24 अक्स के लिए। वाई के लिए देखिए क्या होगा, 21 माइनस के हैं, 15 प्लस के हैं, तो यहाँ पर दोस्तों y के बटे में माइनस के 6 बचेंगे तो माइनस के 6 लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरी स्थिति में प्लस के 9 है, माइनस के 3 है, माइनस के 3 प्लस के 9 में से हम घटाएंगे तो प्लस के 6 बचेंगे तो 1/6 आएगा। अब यहाँ पर देखिए पहली स्थिति है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, तीनों स्थितियों की तुलना कर लेते हैं। पहले पहली और तीसरी की तुलना करेंगे तो यहाँ पर होगा अक्स बटे 24 और बराबर में होगा 1/6। अब यहाँ पर देखिए 6 का गुणा अक्स से होगा, 24 का गुणा 1 से होगा, यानी कि 6x बराबर 24 होगा। अक्स का मान हमें चाहिए तो 24 के बटे में 6 चला जाएगा, 6 का भाग 24 में 4 बार जाएगा, ठीक है। तो अक्स का मान यहाँ से कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। y का भी ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर दूसरी स्थिति की तुलना तीसरी स्थिति से करेंगे, यानी कि y बटे -6 बराबर 1/6। तो 6 का गुणा y से यानी कितना हो जाएगा, 6y, माइनस 6 का गुणा 1 से यानी कि -6। y का मान हमें चाहिए तो -6/6 प्लस के यानी कि -1 आएगा। तो y का मान कितना आ रहा है, -1। तो y का मान -1 आएगा, अक्स का मान कितना आएगा, 4 आएगा। तो यह है दोस्तों वज्र गुणन विधि। इस तरीके से वज्र गुणन विधि से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में सभी क्वेश्चन, सभी जो इसके एक्सरसाइज है सारी सोल्व करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।